ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन दिया है देयर इज ए सर्कुलर डिस्क। एक सर्कुलर डिस्क है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, ब्रीफ में, पूरा क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखा है। ठीक है, सो देयर इज अ सर्कुलर डिस्क whose radius is 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है डिस्क का, एंड टोटल चार्ज ऑन दिस डिस्क इज 100 माइक्रोकूलम। मतलब ये हमको टोटल चार्ज दिया है, ठीक है, 100 माइक्रोकूलम। तो हमको निकालना है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर ऑन इट्स एक्सिस। जो डिस्क का एक्सिस है ना, वहां उसके एक्सिस में हमको 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। डिस्क है वो इस तरह से दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये डिस्क है, फाइनाइट डिस्क है जिसका रेडियस a है। यहां कहीं हमको बोल रहा है व्हेन z है दैट इज h, हाइट है दैट इज इक्वल टू कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, सो दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर बोल सकते हो। और रेडियस a हमको दिया दैट इज 10 सेंटीमीटर, सो दैट इज 0.1 मीटर उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस पे जो टोटल चार्ज दिया है, ये डिस्क है, इस पे टोटल चार्ज दिया है q इज इक्वल टू दैट इज 100 माइक्रोकूलम। हमें रो एस नहीं दिया है ना, अभी रो एस नहीं दिया है हमको, तो हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो एस निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला हमें मालूम है रो एस के टर्म में है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो फाइनाइट डिस्क। तो ये कौन सा केस है, फाइनाइट डिस्क का केस है। फाइनाइट डिस्क क्यों, क्योंकि उसका रेडियस इनफाइनाइट नहीं है या इनफाइनाइट एक्सटेंट में नहीं है वो। हमको रेडियस जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, फाइनाइट डिस्क का फॉर्मूला लगाएंगे। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एट ए डिस्टेंस, मतलब वहां पे आपका दैट इज 0 0 h पे बोल सकते हो, एक्सिस पे जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 माइनस, यहाँ पे z टर्म छूट गया था, आप ऐड कर लीजिए, z अपॉन अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला था एंड इट इज टुवर्ड z डायरेक्शन, तो az ये हमारा फॉर्मूला है। इसको इसमें हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें रो एस नहीं दिया है, तो रो एस कैसे निकालोगे, रो एस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इस डिस्क का एरिया कितना होगा, एरिया, रेडियस इसका है a और सर्कुलर डिस्क है, तो क्या हो जाएगा, एरिया पाई a स्क्वायर, ऐसा है, पाई a स्क्वायर है ना। तो ये आ जाएगा आपका रो एस इज इक्वल टू दैट इज q अपॉन पाई a स्क्वायर। ठीक है, डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, तो इसका जो एरिया होगा दैट इज पाई a स्क्वायर। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो रो एस इज इक्वल टू q अपॉन पाई a स्क्वायर। तो यहां पे रख दीजिए आप पाई a स्क्वायर, देन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे 1 माइनस z अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर आपको रो एस नहीं दिया, q दिया, टोटल चार्ज दिया, तो यू विल राइट लाइक दिस, इस तरह से। तो अब सारे क्वांटिटीज दिया है, उसमें आप वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, सो ये सॉरी रो एस ना क्या है, e बोला इसको, यहाँ पे e वेक्टर इज इक्वल टू, रो एस की वैल्यू रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, so e वेक्टर you will have q upon pi a square 2 epsilon naught ये, तो z की यहाँ पे वैल्यू को रखना है। so e वेक्टर इज इक्वल टू, q दिया 100 माइक्रोकूलम, so 100 into 10 to power minus 6 हो गया, pi हो गया, a की वैल्यू जो है दैट इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर है, so that is 0.1 मीटर, तो मीटर में रख देते हैं, 0.1 का स्क्वायर pi a स्क्वायर हो गया, फिर 2, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं, 8.85 into 10 to power minus 12 रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस z 20 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इसको हम 0.2 रख देते हैं मीटर में, और इधर फिर 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.1 का स्क्वायर, इस तरह से आप उसको रख देंगे। ठीक है, एंड दैट इज टुवर्ड्स a z डायरेक्शन। तो इसको आप ओपन कर दीजिए, अपर दोनों टर्म को, जो भी आ रहा होगा इस टर्म से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो e वेक्टर is equal to, जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, you will get answer is equal to 18.97 into 10 to the power 6 AZ volt per meter. So this amount of electric field you will get at its axis 20 centimeter
है ना, 20 सेंटीमीटर पे एक्सिस पे आपको इतना फील्ड वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया आपका कौन सा केस, फाइनाइट डिस्क का केस, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 1, केस 1। उसको जो न्यूमेरिकल 1 लिखा था उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। फाइनाइट डिस्क हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल भी फाइनाइट डिस्क है, बट वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, उसमें टोटल चार्ज अलग रहेगा, निकलेगा। तो सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन देयर इज ए सर्कुलर डिस्क, ठीक है, जो कि वेरी कर रहा है डिस्क फ्रॉम रो इज इक्वल टू 0 से 4, मतलब 4 रेडियस का एक डिस्क है, z इज इक्वल टू 0, मतलब xy प्लेन में रखा है, और जिस पे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाय रो के साथ वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे, है ना, यूनिफॉर्म नहीं है। इस वाले केस में यूनिफॉर्म था। रो s इज इक्वल टू 10 टू पावर -7 अपॉन रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो ये पूछ रहा है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट रो इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 3। रो 5 कहां पे होगा, एक्सिस पे, है ना, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3 पे। तो अगेन ये केस वही सेम उसी तरीके का है, बट यहाँ पे जो रो एस है वो वेरी कर रहा है ऐसा। तो यहाँ पे फिर अगेन है z इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मीटर है, वहां पे निकालना बोल रहा है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। रो इज इक्वल टू 0, यहाँ पे रो 0 रहेगा यहाँ पे ऐसा, z इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। और रो मेरा कहां से कहां वैल्यू तक कर रहा है, पूरा 4 तक। तो इसका जो रेडियस रहेगा बोल सकते हो रो वैल्यूज फ्रॉम यहाँ 0 से हियर रो इज इक्वल टू 4, तो उसका जो रेडियस है वो आपका 4 जो है बोल सकते हो उसको 4 मीटर, है ना, मीटर में दिया है। चलिए फॉर्म इस पे जो रो एस है वो वेरी कर रहा है, रो एस है 10 टू पावर -7 अपॉन आपका रो के साथ वेरी कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि इस पे फील्ड निकालो। हम क्या करेंगे, अगेन एक छोटा सा सरफेस लेंगे ऐसा, इस तरीके से एक पैच लेंगे, अगेन ऐसा एक पैच लेंगे, है ना। इधर आप जैसे लेते हैं तो मैंने कहा ये डी रो होता है ऐसा, और इधर से ऐसे ये जो होता है, क्योंकि ये d5 लेते हैं हम लोग ऐसा, यहां से ऐसा ये जो d5 होता है, ये आपका d5 होता है ऐसा, और ये चूंकि रो होता है तो रो d5, तो ये रो d5 बनता है ना। जब z कांस्टेंट हो तो ds जो बनता है आपका d रो d5 ऐसे करके, मतलब रो d5 ऐसा एरिया का एक पैच मिलता है। तो यहाँ पे एक पैच है वो ds इसको बोल रहे हैं, जिसका एरिया है। तो हम लोग, मैंने कहा था सपोज इस पे चार्ज dq है ना, तो उसके लिए निकाल दें पहले। तो ये सपोज ये फर्स्ट पॉइंट पे है, ये सेकंड पॉइंट पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे 1 से लेके 2 तक, तो रेडियस वेक्टर 1 से लेके r12 वेक्टर है सपोज। तो ये हमारा r1 वेक्टर है, ये अगेन r1 वेक्टर लिखेंगे अपन इस तरह से। फर्स्ट पॉइंट यहाँ है तो ये r1 वेक्टर हो गया, ये मेरा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, ये r2 वेक्टर हो गया ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और ये मुझे निकालना है r12 वेक्टर ऐसा, r12 वेक्टर। तो r2 वेक्टर रहेगा z रहेगा, और r1 वेक्टर है रो पे ले रहे हैं, रो ए रो अपन कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे जो निकालोगे आप r12 वेक्टर और r1 प्लस वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर होता है। तो आप r12 वेक्टर निकालेंगे, सो अगेन वही जो चीज था r2 r1, तो z माइनस रो a रो करके आपका आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो r12 मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर ऐसा अंडर रूट। तो हमको यहाँ पे निकालना है de that is due to dq। तो ये फॉर्मूला है, ये हम पढ़े ही हैं। so that is equal to, यहाँ पे लगा देंगे de वेक्टर is equal to dq upon 4 pi epsilon naught r12 q r12 वेक्टर ऐसा। ये कूलम लॉ है, उसको अप्लाई कर रहे हैं। एंड dq जो लिखोगे यहाँ पे, dq जो रहेगा दैट मींस रो s ds, रो s ds। तो रो s है, इट्स अ फंक्शन ऑफ रो आ रहा है, तो आप यहाँ पे उसको लिखेंगे, है ना। तो ये हुआ हमारा ड्यू टू दिस पैच है। अगर होल चाहिए ड्यू टू होल डिस्क, सो ड्यू टू होल डिस्क जब आपको करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, e वेक्टर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो डबल इंटीग्रेशन करेंगे, रो वेरीज फ्रॉम
अब ये जो रो है 0 से लेके यहाँ तक 4 तक वैरी करेगा, ठीक है। तो ये 0 से लेके 4 तक आ जाएगा, है ना आपका। और 5 जो है 0 से लेके पूरा कंप्लीट 2 पाई तक आ जाएगा, ऐसा। सो dq की वैल्यू लिखेंगे, सो दिस इज रो एस ds r12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू z माइनस रो a रो ये आ गया डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन फिर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर नॉट a स्क्वायर 3/2। तो अगेन मैंने कहा था रो कंपोनेंट हमको मिलता नहीं है ना, रो कंपोनेंट दैट इज द यू कैन से रो कंपोनेंट, ठीक है। तो उसको आप 0 कर देते हैं, रो कंपोनेंट को मैं 0 कर देता हूं, ठीक है। ये सब क्वांटिटी अभी मैं मिटा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो ये मिटा दे रहा हूं मैं इसको। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर e वेक्टर आ जाएगा, e वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0 to 4 रो जो है, और 5 जो है 0 से 2 पाई, 5 इज इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई, और रो कंपोनेंट को मैं हटा देता हूं, तो ये आ जाएगा रो s ds, और ds की वैल्यू आप चाहे तो लिख सकते हैं, सो दैट इज इक्वल टू ds की वैल्यू, या आप अभी रहने दीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ds रन देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा z aj डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर 3/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने आपको बताया ds की वैल्यू कितना होगा वहां पर, है ना। तो ds वैल्यू जो था, जो पैच मिल रहा था ना, जिस तरह से ये जो पैच मिल रहा था ऐसा, तो इधर आप लोग 0 लिखते थे और ये हमारा रो d5 बनता था। तो ds जो बनता था, आपने मैंने क्या कहा, रो d5 ऐसे बनता, तो इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप रख दीजिए e वेक्टर दैट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 0 से 4 का इंटीग्रेट, 5 जो है 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। रो s रहने देते हैं, तो रो s भी दिया है, आप चाहे तो उसको भी लिख देते हैं ना। तो रो s इज 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय रो बोल रहा है वो, देखिए रो s वैल्यू जो कर रहा है, एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू लिखते हैं, फिर ds लिखोगे आप रो d रो d5 लिखोगे, और इधर आ जाएगा आपका z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर 3/2 ऐसा करते हैं, ठीक है। एंड z छोटा सा है, तो ये z भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सा डायरेक्शन में है, az डायरेक्शन में, ऐसा। तो इस तरह से सारी चीजें लिख दिया हमने, रो s की वैल्यू भी लिख दिया, ds की वैल्यू भी लिख दिया, तो आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका e वेक्टर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 पाई के रेस्पेक्ट में, मतलब 5 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपलीफाई आ जाएगा, है ना। और ये देखिएगा एक रो और एक रो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो अपने पास इधर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और रो इज इक्वल टू 0 से 4, और यहाँ पे मैं जो है आपका 10⁻⁷ आया, नीचे जो आया z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर 3/2, इसको और जो काम आना मैं बाहर निकाल देता हूं, 10⁻⁷ को मैं इधर ले जाता हूं, 10⁻⁷ यहाँ बाहर, ठीक है। आपके पास यहाँ बच गया 5 की जगह लिमिट में आ जाएगा, सिंपलीफाई तो 0 to 2 पाई करेंगे, ये 2 पाई आ जाएगा, उसको मैं लिख दिया हूं, ठीक है। अब ये आपका पास यहाँ पे z आ गया, ठीक है, z आ गया, एंड क्या बच गया आपके पास, d रो बच गया ऐसा, एंड इट इज टुवर्ड z डायरेक्शन, तो z डायरेक्शन az यहाँ पे लगा दिया। तो देखिएगा यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास, या इसको रहने देते हैं, 2 पाई को रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी वैल्यू मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो z क्या है यहाँ पे, z इज कहां पर बोल रहा है, 3 बोल रहा है, तो z आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 रख देते हैं, ठीक है। z इज 3 पे निकालना है बोल रहा है, तो 3 रख दिया, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐसा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको जो है सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, सो e वेक्टर इज इक्वल टू 10⁻⁷ az डिवाइडेड बाय, और 10 इसको भी लिख देता हूं मैं, सो दैट इज 9 × 10⁻⁹ होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू भी लिख दिया az, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन में ही चल रहा है, है ना।
मल्टीप्लिकेशन में ही है ये, ठीक है, इनटू फिर ये 6 पाई हो जाएगा इनटू 6 पाई, ऐसा 6 पाई, ठीक है। अब मेरे पास जो बचा मतलब इससे मल्टीप्लाइड में ऐसा आएगा लिमिट में रो वेरीज फ्रॉम 0 to 4 और यहाँ पे आ जाएगा डी रो अपॉन 3 स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर 3/2 ऐसा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो रो आप यहाँ पे ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 3 10 अल्फा करके एंड दैट इज डी रो इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ऐसा सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। इसको जो है अब आप देखिएगा जब यहाँ पे रो आपका 0 रहेगा सो अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, 0 है मतलब 10 अल्फा 0 तो अल्फा इज 0 आएगा। Then when rho is 3, so 10 alpha is equal to you will have when rho is equal to कहाँ पे बोल रहा है रो 4 तक वेरी कर रहा है ना, रो 4 तक वेरी कर रहा है। तो जब रो 4 होगा, जब रो 4 होगा तो मेरा जो आएगा 4 तो 10 अल्फा आ जाएगा, दिस इज 4/3 ऐसा करके, ठीक है। तो ये सॉल्व हो ही है ऑलमोस्ट। ये सारी वैल्यूज आप रखेंगे, ये सारी वैल्यूज आप रख दीजिएगा। ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू ये पूरा जो भी आ रहा है यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखा नहीं हूँ, ये जो भी वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है पूरा आप यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज AZ जो एक्सप्रेशन आएगा मैं यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हम अल्फा 0 से लेके बोल सकते हैं इसको अल्फा 1 तक जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज 10 अल्फा 1 यहाँ से मिलेगा, व्हेन रो इज इक्वल टू 4 तो जो है अल्फा 1 यहाँ तक जा रहा है ऐसा। तो ये आ जाएगा आपके पास डी रो, इसको डी रो करेंगे सो दैट इज 3 सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा ऐसा, ठीक है। एंड हियर ये आ जाएगा आपके पास 3 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस रो स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा तो सेक स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेक क्यूब अल्फा ऐसा ये बचेगा, ठीक है। तो ये ई वेक्टर दैट इज यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा AZ ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे फिर जो है 3 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब रहेगा और यहाँ पे सिंपली cos अल्फा ऐसा, सो दैट इज d अल्फा, इसको इंटीग्रेट कर देना है। सो ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू AZ 3/3 का क्यूब जो मैं यहाँ पे जो आया होगा उसकी वैल्यू लिखना है और cos अल्फा का फिर sin अल्फा होता है 0 से लेके अल्फा 1 ऐसा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ई वेक्टर इज इक्वल टू जो भी ब्रैकेट में आया था वो AZ 3/3 टू द पावर क्यूब, जब sin अल्फा 1 है ना तो sin अल्फा 1 तक ऐसे लिखेंगे। तो sin अल्फा 1 की वैल्यू क्या होगी आप निकाल सकते हो इस तरह से, ये है दिया हुआ है, ये अल्फा है तो ये 4 है 3 है तो ये 5 आएगा। तो sin अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पे sin अल्फा 1 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 4/5 ऐसा। तो ये 4/5 यहाँ रख दीजिएगा और वैल्यू रख दीजिए, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ई वेक्टर जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आंसर आएगा तो ई वेक्टर यू विल हैव जो न्यूमेरिकल है सेकंड उसका आंसर हो जाएगा ई वेक्टर यू विल हैव 1.51 AJ किलोवोल्ट पर मीटर ऐसा, इस तरह से आएगा आपके पास, ठीक है। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1.51 AZ किलोवोल्ट पर मीटर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। तो आपको जब इस तरह के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटीज दिया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म था तो दोनों के केस में हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से जो है आप सॉल्व करेंगे और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कूलम्ब लॉ को अप्लाई किया गया है नॉन यूनिफॉर्म केस में, आप बताएगा कैसे आएगा। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं।